बट कभी कभी ऐसा दिन आता है जब पढ़ने का मन नहीं करता, तो बिल्डिंग को या किसी भी ब्रिज कोई भी कंस्ट्रक्शन हो तो उसमें छोटे पत्थर और बड़े पत्थर, हर तरह के पत्थर यूज होते हैं। तो आप 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, सीजीएल के हिसाब से ठीक है। अगर आपका कभी मन नहीं कर रहा तो 2 घंटे पढ़ लो, बट वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। आप सभी को नमस्कार। आज हम जानेंगे एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसने स्ट्रगल किया, जिसने मेहनत की और अपने सिलेक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम सभी के सामने दिया। इस बच्चे का रैंक है 453। नाम है इस बच्चे का क्या है इसकी कहानी, क्या है इसका डिस्कशन, मस्ती के साथ इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो कैमरा अब। हेलो, मेरा नाम यमक सिंह है। मैंने सीजीएल 2020 के एग्ज़ाम में 453 रैंक हासिल की है, जैसा अभी सर ने बताया, और मुझे इंस्पेक्टर एग्जामिनर की पोस्ट मिली है। तो ये सबसे पहले पोस्ट से ही हम क्वेश्चन शुरू करते हैं कि एग्जामिनर पोस्ट ही क्यों प्रेफर की गई? सर, सीजीएल में जैसे ये मानते हैं कि अपनी हर पोस्ट के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो ड्रीम पोस्ट जैसा मेरे को कुछ लगा नहीं, बट हाँ 3-4 पोस्ट थी जो मेरी नज़र में थी। एक ईडी थी, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, और एग्जामिनर थी, और एक्साइज और प्रिवेंटिव ऑफिसर भी मेरे को था कि इनमें अगर मैं ले लेता हूँ। बट फाइनली जब मेरे को ये मेरी रैंक आई तो मेरे को लगा कि एग्जामिनर एक बेस्ट होगी, और मुझे गाइड करने वाले भी कुछ लोग थे, तो मेरे को लगा कि एग्जामिनर ही। अक्सर लोगों का ये क्रेज होता है कि जो घर के पास हो जाए। जी सर। तो वो आपके सामने नहीं आई समस्या? हाँ सर, घर के पास का पहले था, बट मैं पिछले कुछ सालों से दिल्ली में ही रह रहा हूँ, तो दिल्ली भी दूर है और शायद मुझे मुंबई लोकेशन मिल जाएगी, तो मुंबई भी ऐसा ही है। और जब सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो शायद ऑल इंडिया कहीं भी अपनी पोस्टिंग का हमें वो करना चाहिए कि तैयार रहना चाहिए कि हम कहीं भी जॉब कर लें। इस जॉब में सबसे बड़ा सेक्रीफाइस किसका रहा यमक? सर, मेरे फादर का, मदर का और मेरे बड़े भाई का, तीनों का ही मैं मानूंगा। और टीचर्स की हेल्प इतनी रही है कि मतलब सपोर्ट काफ़ी रहा है। मैंने एजुकेशन तो ऑनलाइन ही ली है, बट हमेशा एक बॉन्डिंग सी थी सभी टीचर्स से। मैं पर्सनली मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ बट एक बॉन्ड ऐसी बन जाती है कि मेरे को करियरविल की टीम ने बुलाया तो मैं कल ही आ गया यहाँ पे तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो आपने जब अपनी तैयारी शुरू की, जी सर, तो एक कहते हैं ना कि पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है, और पहला कदम बहुत सोच समझ कर लिया भी जाए तब भी अक्सर वो गलत हो जाता है। जी। तो आपके सामने एक सिचुएशन जरूर आई होगी कि मतलब मुझे तैयारी करनी है, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी जॉब की तैयारी करनी है, फिर तैयारी करनी है, तो आपके सामने 2 ऑप्शंस थे, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। हो सकता है ऑफलाइन में आपका कोई आसपास का अपने एरिया का ही कोई इंस्टीट्यूट। तो इस दुविधा से कैसे आप बाहर आए? सर, जब मैं 2019 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो मैं दिल्ली में ही रह रहा था, और मुझे पता भी था मुखर्जी नगर में मतलब काफ़ी कोचिंग सेंटर हैं, काफ़ी रिनाउंड कोचिंग सेंटर हैं। तो मेरे को बस ये लगा कि ऑफलाइन कोचिंग का एक डिसएडवांटेज मुझे ये लगा कि एक तो ट्रैवलिंग टाइम थोड़ा हो जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग दिल्ली में ज़्यादा है, खाना पीना भी कभी कभी प्रॉब्लम आती है। तो मैं बस ये चाह रहा था कि अगर मैं ऑनलाइन भी, कंटेंट वही है, आप घर पे रह के तैयारी कर सकते हैं, हर तरह से पूरी फैसिलिटी मिलती हैं, और पेरेंट्स भी सपोर्टिव थे। पेरेंट्स तो बल्कि हर तरह से तैयार थे, चाहे तुम दिल्ली रह के ऑफलाइन ले लो या ऑनलाइन, तो वो सपोर्ट रहा। बट मेरे को फिर मैंने प्रेफर ऑनलाइन इसलिए करा कि एक तो घर पे एक कंफर्ट जोन रहता है जो आप पूरी तरह से अपनी तैयारी में फोकस कर सकते हैं। बाहर रहते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है खाने का, आने जाने का, तो वो सब। और ऑनलाइन का सर, एक तो कई बार आप कितनी बार उसको लेक्चर को देख लो, एक चीज़ समझ नहीं आ रही तो, और ऑर्गेनाइज वे में तो खैर दोनों ही जगह मिलता है, बट ऑनलाइन का यही मेन फैक्टर था कि आप कितनी बार लेक्चर देख लो। ऑफलाइन में थोड़ी टाइमिंग बन जाती है, ऑनलाइन में ऐसा है कि आप अगर मॉर्निंग फ्लेक्सिबल होते हैं कि अगर आपकी क्लास आप उस टाइम नहीं देख पाए तो आप बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हैं। तो वो सब चीज़ें मेरे को लगा कि हाँ, ये घर पे ही रह के ऑनलाइन मोड में बेटर रहे। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में अक्सर एक सवाल रहता है कि सर ऑनलाइन क्लास का जो कंटेंट है, जी, ऑनलाइन क्लास का जो कंटेंट है
वो क्या ऑफलाइन से कम होता है? कभी कभी बच्चा इस तरीके की दुविधा जो मनमानी होती है बच्चे की, अपने मन में रहता है कि सब ऑफलाइन में ज्यादा पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन में कम पढ़ाया जाता है, ऐसा कोई आपके मन में सवाल नहीं है? नहीं सर, मेरे को तो मैं जब जैसे मैंने आपसे पढ़ा है, कोई चैप्टर होता था जैसे नाउन करके चैप्टर हो गया नाउन, तो अगर मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है तो मेरे को नहीं लगा कि कंटेंट में कोई कहीं कमी है। प्रीवियस ईयर सॉल्व करे या एग्ज़ाम दिया तो मुझे नहीं लगा कि हाँ ऑनलाइन में कुछ कम रह गया, सर ने कुछ मिस करा दिया। तो वो चीज़ तो मेरे को मिथ ही लगता है कि ऑफलाइन में कुछ ज़्यादा पढ़ाते कभी हैं ऑनलाइन। मतलब आपकी इस तैयारी में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, डिस्ट्रैक्शंस आता है, कि कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा इंसान लाइफ में जरूर आ जाता है जो आपके एफर्ट्स पर आपको डाउट करना सिखाता है कि यार तू ये क्या पढ़ रहा है? जी तो ऐसा कोई इंसान या ऐसी कोई सिचुएशन लाइफ में आई हो? सर, डायरेक्टली तो खैर कोई नहीं बोलता ऐसे, बट पता चल जाता है। एक तो किसी भी एस्पायरेंट की लाइफ में जब हमें 2-3 साल लग जाते हैं सीजीएल जैसे एग्ज़ाम में, तो हमें कोई मिलता है कभी कि या कुछ ऐसा होता है तो वही चीज़ आती है कि भाई क्या कर रहे हो, तो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन फेस स्ट्रगलिंग होता है सबका ही। तो उसमें ये रहता है कि सामने वाला जब बोलते हैं कि तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे लुक्स आते हैं कि यार तैयारी तो सभी कर रहे हैं। ये इस तरह का डिमोरलाइजिंग एक तरह से एक्सप्रेशन आते हैं किसी के थोड़ा चेहरे पे। बैकग्राउंड जानना चाहूंगा मैं आपकी फैमिली की क्या रही, क्योंकि आपने 2 बार नाम लिया है कि पापा मम्मी बहुत सपोर्टिव रहे। जरा फैमिली के बारे में बताएंगे, मम्मी पापा सर, क्या करते हैं, क्या है, मेरी भाई बहन? जी सर, मेरी फैमिली में मम्मी पापा, मैं और मेरे बड़े भाई हैं। तो पापा मेरे गवर्नमेंट टीचर हैं, लेक्चरर हैं, और मम्मी हाउसवाइफ हैं। तो उन्होंने हमेशा मतलब प्रायोरिटी हमारी पढ़ाई पे ही दी है। कई बार पड़ोसी कहते थे कि भाई ये तो अपने बच्चों को बड़ा कंट्रोल करते हैं और कहीं बाहर नहीं जाने देते ये वो, बट पेरेंट्स का हमेशा फोकस यही था कि हमारे बच्चे को मतलब डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहे, इधर उधर ज़्यादा ना जाए। ऐसा भी नहीं है, कंट्रोल मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मेरे पेरेंट्स मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, बल्कि मेरे पापा का मन एग्जामिनर का था कि भाई इसको एग्जामिनर पोस्ट मिले, और मैंने प्रेफरेंस में इससे पहले कुछ और डाली थी। तो वो अब मैं लकी मानता हूँ कि मेरा 0.06 से वो पोस्ट नहीं मिली मेरे को, और मैं खुशी हूँ उससे, क्योंकि उसके यमक की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लग रही है कि ये अपनी हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत पॉजिटिव है। जो भी रैंक है, जो भी इसे पोस्ट मिली है, पेरेंट्स का जैसा भी सपोर्ट मिला, ये बहुत पॉजिटिव है। और स्टूडेंट लाइफ में हर चीज में पॉजिटिव देखना, मतलब हर चीज को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से देखना, ये सक्सेसफुल होने की एक प्राइमरी स्टेज है। क्योंकि अगर हम हर चीज को फिल्टर करते हुए उसमें नेगेटिविटी कहीं ढूंढने लग जाएं तो वो सफर बहुत लंबा हो जाता है और वो आपको कहीं ना कहीं डिस्करेज भी करता है। ये मुझे आपसे सीखने को मिला, ये बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि पेरेंट्स टीचर की बात मैं एक छोटी सी बताता हूँ। मेरी फैमिली में मेरे पिता दुकानदार थे, मम्मी होम मेकर थी, और मेरे बड़े भाई वो टीचर थे। अब वो टीचर उस समय के थे कि जिस समय डांटना ज्यादा ट्रेंड में था, पीटना ट्रेंड में था, तो हम डर और पिटाई की वजह से पढ़ते थे। अब उस समय अपनी इच्छा नहीं होती थी, लेकिन वो डर हमें पढ़ने पर मजबूर करता था। जी तो हमें वो नेगेटिविटी दिखाई देती थी, यार बड़ा भाई होकर पीटेगा, यार ये तो तानाशाही है। लेकिन बाद में ये चीज समझ में आई कि हमें घर से भी बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, और उस चीज का बेनिफिट आज हमें महसूस होता है। जी और वो चीज आपने पॉजिटिवली कह दी कि हमें बाहर पड़ोसी कहते थे कंट्रोल रखते हैं, पेरेंट्स डोमिनेटिंग है, जी सर। जो मुझे महसूस हाँ, हुआ इसी तरह ये चीज मैंने भी अपने जीवन में महसूस की। लेकिन इस चीज को महसूस करके आज मुझे अच्छा भी लगा कि आप हर चीज में पॉजिटिविटी देखते हैं। जब मैं आपकी एज में था उस समय मैं अपने भाई के उस एटीट्यूड को नेगेटिवली असेस करता था। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, स्टूडेंट्स को नोट करनी भी चाहिए कि जैसा भी आपको माहौल मिला है, जो सराउंडिंग्स मिली है, उसमें आपको एक पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। तो आपके बड़े भाई का क्या रोल रहा आपकी सक्सेस में? सर, वो जैसे वो अभी टीसीएस में जॉब कर रहे हैं, उन्होंने बीटेक किया है। तो जब मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई एक्चुअल में, तब उनका वर्क फ्रॉम होम हो गया था कोविड की वजह से। तो पहले तो हम लोग अलग अलग ही रह रहे थे, वो अपने कॉलेज में थे पिछले 3-4 साल से, बट वो जब साथ में रहने लगे, वो घर से ही अपना वर्क फ्रॉम होम करते थे, तो एक अच्छी बॉन्डिंग और बेटर हो गई थी जब साथ ही रह रहे हैं।
तो जैसे कई बार मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आप कितने ही पॉजिटिव रहो बट नेगेटिविटी हल्की सी आ ही जाती है कभी कभी, क्योंकि ये एग्ज़ाम प्रोसेस थोड़ा डिले ऐसे होता रहता है बार बार। अभी तक तो होता था, अब तो प्रोसेस अब तेज तो है, बहुत अच्छा इन जी, मतलब बहुत स्विंग में काफ़ी है पॉजिटिव आपका चेंजेस SS। आए हैं। और तो वो हमेशा के तू कर लेगा, मैनेज कर लेगा, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस देते थे कि अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दे, बाकी अदर फैक्टर्स पे इतना मत सोच। तो जो कांस्टेंट मोरल सपोर्ट होता है, ज़रूरत होती है, तो वो मुझे अपने बड़े भाई से मिला और मम्मी पापा से तो तो हमेशा यमक था ही। इस चीज में ना एक सबसे अच्छा रोल ये होता है ना कि आप अगर अपने परिवार के साथ अपनी सारी बातें अच्छे से शेयर करते हैं जी तो वो आपको वो कंजीनियल वो हार्मोनियस एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं जी जिसमें मतलब आपको एक पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। जी आजकल स्टूडेंट्स में एक ये खासी कमी है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को इंट्रोवर्ट होने की वजह से अपने अंदर से बाहर आने ही देना नहीं चाहते। जी आप शेयर जरूर करें अपनी फैमिली के लोगों के साथ, ये बहुत अच्छा आपने दूसरा पॉइंट मुझे बताया है। तो खैर अब आते हैं बात आपके सक्सेसफुल होने की। आपने ऑफलाइन और ऑनलाइन का एक मुझे डिफरेंस बताया। अब आती है बात, जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे थे तो स्टूडेंट्स के साथ एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो मोटिवेटेड नहीं रह पाते। जी मैं आज भी क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स चलती क्लास में मुझसे ये पूछते हैं कि सर मोटिवेशन नहीं आ रहा है। और इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। क्लास चल रही है, बच्चे ने अगली क्लास नहीं देखी, उससे अगली क्लास नहीं देखी, वो 2 क्लासेस स्किप करके जब अगली क्लास में आता है तो उसकी वो रिदम बिगड़ जाती है। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? सर, मोटिवेशन जैसे मैंने कहा कि कभी कभी मोरल डाउन होता है। मतलब ये है कि जब हम पढ़ते हैं तो कभी कभी तो हमारा जब तैयारी अच्छी चल रही है, फ्लो में है, तो 8 से 10 घंटे भी पढ़ ले रहे हैं। बट कभी कभी ऐसा दिन आता है जब पढ़ने का मन नहीं करता। तो बिल्डिंग को या किसी भी ब्रिज, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, तो उसमें छोटे पत्थर और बड़े पत्थर, हर तरह के पत्थर यूज होते हैं। तो आप 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, सीजीएल के हिसाब से ठीक है। अगर आपका कभी मन नहीं कर रहा तो 2 घंटे पढ़ लो, बट वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। मोटिवेशन नहीं आ रहा, ठीक है, शाम को पढ़ लिए 2 घंटे, तो वो सब चीज़ ऐड होकर आपको बेटर करती रहेंगी, परफॉर्मेंस बेटर आती रहेगी। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि एक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। ये नहीं है कि आप 15 दिन अच्छे से पढ़ लिए, 15 दिन बिल्कुल कुछ नहीं किया, तो आप 2 महीने पीछे चले जाते हैं। और यही मेन रीज़न होता है कि सिलेक्शन ना होने का। तो एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। रोजाना 8 घंटे जरूरी नहीं है, हाँ, कभी 8 घंटे पढ़ रहे हैं, कभी 2 घंटे। कुल मिलाकर ये है कि कंस्ट्रक्टिंग बिहेवियर अगर आप बनाए रखते हैं अपना कि मुझे हर दिन कुछ ना कुछ आगे बढ़ना है। मैं आज 8 घंटे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं अगर आज सिर्फ 2 घंटे भी पढ़ पा रहा हूँ, वो मेरे 2 घंटे भी फ्रूटफुल रहे। अगले दिन फिर आप मोटिवेट हो जाओगे, कुछ फ्रेश एनर्जी फील करोगे, तो वो सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंसी जरूरी है। आपको कभी ये डर लगा कि अगर मैं असफल हुआ तो मेरा क्या होगा? सर, ये तो रहता ही है, जो मिडिल क्लास फैमिली वाले, गवर्नमेंट जॉब का प्रेशर रहता ही है। मैं बीएससी करी थी मैंने, कोई उसके बाद कोई टेक्निकल कोर्स का भी वो नहीं था, तो प्राइवेट सेक्टर भी मैं नहीं सोच रहा था। तो डर का ये था कि 2019 का अटेम्प्ट जितनी प्रिपरेशन से मैंने दिया था, तो और जितना मुझे उसमें, मैं फाइनली सक्सेसफुल तो नहीं हुआ उसमें, बट मेरे जैसे मार्क्स आए थे। तो मेरे को ये कॉन्फिडेंस मुझे भी और मेरे घर वालों ने रियलाइज़ कराया था कि अगर इतनी मेहनत पे तुम इतना कर सकते हो तो एफर्ट तो तुम आगे और लगाओगे ही। तो तुम अपना लगे रहो। और डाउट जब भी आता था तो मेरे फादर से बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। उन्हें पिछले 3 साल में हमेशा ये पता रहता था कि यमक की प्रिपरेशन किस लेवल की चल रही है अभी एट मोमेंट। मतलब इतना कम्युनिकेशन होता रहता था और मैं ऑनेस्ट रहता था हमेशा। 2019 का अटेम्प्ट दिया मैंने, तो मैंने बोल दिया कि शायद मैं फाइनल मेरिट तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो बहुत पॉजिटिवली कि कोई बात नहीं, अभी प्रिपरेशन इतनी अच्छी भी नहीं थी तुम्हारी, टाइम इतना नहीं मिला था, तो तुम अगले 2020 वाले के लिए पूरी मेहनत करो। तो वो कंसिस्टेंसी अगर आप कम्युनिकेशन अपने पेरेंट्स से बना के रखेंगे तो मोटिवेशन आता रहेगा। अगर फैमिली में हर चीज डिस्कस होती है तो वो आपको जितना मोरली डाउन नहीं होने देते। जितना आप अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करोगे उतनी बॉन्डिंग अच्छी होगी, उतना ही सपोर्ट आपको मिलेगा। क्योंकि कई बार एस्पिरेंट ऐसे करते हैं कि पेरेंट्स से थोड़ा
प्रिपरेशन में इतना ज़्यादा वो कर देंगे कि अपने पेरेंट्स से अलग हो इसमें जाते एक्चुअली यमक इसमें दोनों फैक्टर्स मैटर करते हैं। हैं। जी सर। मेरी इस वीडियो को जो भी बच्चे देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को भी दिखाएं। जी पेरेंट्स की भी एक ये सिंसियर ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को पॉजिटिविटी दें। कभी भी किसी और बच्चे से कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब विराट कोहली है तो वो विराट कोहली ही है, उसका रोहित शर्मा से कोई कंपैरिजन नहीं है। रोहित शर्मा है तो रोहित शर्मा ही है, उसका विराट कोहली से कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। पेरेंट्स की भी ये बहुत अच्छी ड्यूटी बननी चाहिए और उनको भी मोरली इस चीज को समझना चाहिए कि अपने बच्चे की नेगेटिविटी बच्चे के सामने लाकर उसे नहीं सुधारा जा सकता, बजाय बच्चे के साथ बैठकर उसको हमेशा मोटिवेटेड रखना चाहिए। क्योंकि मैंने जो महसूस किया है, बच्चा चाहे कहीं से कैसे भी पढ़ रहा है, वो मोटिवेशन ढूंढता है। जी सर। और एजुकेशनल साइकोलॉजी में नेगेटिव रेनफोर्समेंट एक चीज होती है कि आपके सामने अगर किसी का बिहेवियरल चेंज आप लाना चाहते हैं तो आप उसे 10 नेगेटिव बात कह दो, तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं पढ़ पाएगा, लगा मम्मी का पेट डायलॉग लगा रहे सारा टाइम फोन में, है ना, जी ठीक है, दोस्तों के साथ घुमा, तो वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट है ना, एक समय के बाद उस बच्चे को नोटोरियस बना देती है। वो बच्चा अपने आप में सुनना ही नहीं चाहेगा। पेरेंट्स से भी हाथ जोड़ के ये गुजारिश है, बच्चों के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश जरूर करें। तभी हमारे जितने भी यमक हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं या किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, वो अपने सिलेक्शन को आसान बना पाएंगे। तो यमक तैयारी की आपने, सिलेक्शन के लिए खूब सारी मेहनत की। अक्सर बच्चों का एक सवाल होता है, सर जो नोट्स है ना, जो टीचर क्लास में, अब तो आ गया है स्मार्ट बोर्ड का टाइम, तो टीचर जो क्लास में लिखता है तो बच्चा अक्सर डिमांड करता है वो नोट्स एज इट इज उसे दिए जाएं। क्या आपके मन में यही सवाल था, या फिर मैं अपनी क्लास में कभी भी अपना बोर्ड वर्क के नोट्स नहीं देता तो आपको कभी बुरा लगा इस चीज़ का? या नहीं सर, जब मैंने आपसे कोचिंग ली थी तब वो स्मार्ट बोर्ड पे नहीं पढ़ाते थे आप। अच्छा, वो उस समय वाइट बोर्ड पे ही पढ़ाते थे। तो जितना भी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट क्या सर, जो बोर्ड पे लिखता है टीचर लिखते हैं वो सभी रेलेवेंट होती है, तो वो सब चीज़ में नोट कर लेता था। और मैंने वोकेबलरी भी कभी बुक से डायरेक्ट नहीं की, वो भी अपनी कॉपी में नोट कर करके, चाहे 1000 सिनोनिम जो प्रीवियस ईयर होते हैं वो सब डेली 20-25 करके, धीरे धीरे वो ग्रेजुअली होता है। एस्पायरेंट डर जाते हैं कि यार 1000 सिनोनिम कैसे याद करेंगे, बट वो एक दिन या एक महीने में भी 1000 नहीं की करना। संख्या बहुत बड़ी होती है, अगर 5-5, 10-10 हर रोज का एक छोटा डोज बनाकर जी सर पढ़ा जाए तो वो आसान जब बात है। अपने हाथ से हम लिखकर, या नोट्स भी जब हम अपने हाथ से लिखते हैं तो एक पिक्चोरियल मेमोरी हो जाती है। अब जब मैं बार बार रिवाइज करता था तो मेरे को ये भी पता होता था कि ये वाला रूल कौन से पेज की साइड पे किधर लिखा है। बहुत ही ये यमक की बात को बड़े ध्यान रखना कि बार बार रिवाइज करने के बाद आपको ये तक याद हो जाता है कि कौन से पेज पर ये रूल लिखा हुआ है। जी। अब इस बात को मैं बार बार बच्चों को भी कहता हूँ, क्लास में पढ़ते हैं तो हमेशा सक्सेसफुल होना है, 2 चीजें जिंदगी में भी अगर सक्सेसफुल होना है तो एक तो पेशेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, और दूसरी चीज रिवीजन। आप पेशेंस बनाए रखोगे तो कितने ही समय के बाद कई सारी चीजों के जवाब मिलते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आज आपने जो चीज पढ़ी, हो सकता है आपने उसे एक ड्राई फैक्ट की तरह से रट लिया हो। एक समय आएगा, कुछ समय बीतेगा, उसके बाद आपको उस ड्राई फैक्ट के रीजंस एक्सप्लोर करने को मिलते हैं। तो इट टेक्स टाइम, पेशेंस के साथ रिवाइज करना बहुत जरूरी। तो सेल्फ मेड नोट्स आपके अपने बने हैं। तो सेल्फ मेड नोट्स बनाने के बाद फिर आपने बुक्स से मेहनत की? सर एक तो सेल्फ मेड नोट्स के साथ हम आपकी पीडीएफ जो होती थी एक्सरसाइज क्वेश्चंस की, उसको मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया था और उसको सॉल्व करता था। पहले नोट्स पढ़े और फिर वही रूल्स होते हैं जो एरर फाइंडिंग होती है, तो वो फिर उसमें करता था, उसको एक्सरसाइज को सॉल्व करता था। तो स्टार्टिंग में तो मैंने 3-4 बार यही करा, और जब मुझे उसमें कॉन्फिडेंस आने लगा, बट हम एक चीज़ को, अपने नोट्स को बार बार रिवाइज कर सकते हैं तो एक बोरिंग सा हो जाता है एक टाइम के बाद जब वही चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो वो फिर एक नया वो मिलता है, कंटेंट वही है बट एक नए तरीके से लिखा हुआ है, तो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। और तो उससे थोड़ी लगातार सिलेक्शन में मॉक टेस्ट सीरीज लगाने का क्या रोल है? सर इंग्लिश में
थोड़ा मैथ्स से मैं समझता हूँ थोड़ा कम रोल होता है, क्योंकि इंग्लिश में टाइम का इतना बड़ा इशू नहीं होता जनरली। कुछ एस्पायरेंट को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है टाइम का मेंस के लिए, बट मैंने इंग्लिश के बहुत ज़्यादा मॉक नहीं लगाए। मैंने 3 अटेम्प्ट दिए हैं, टोटल 30 to 35 मॉक्स ही दिए होंगे इंग्लिश के। उसका मेन रीज़न यही था कि मॉक से मेरा इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था जितना मैं एक्सरसाइज बार बार सॉल्व करके कर रहा था, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी एक मॉक में थोड़ा लिमिटेड ही हो जाता है, तो उसके लिए मैं रीडिंग अलग से करता ही रहता था, उससे अंडरस्टैंडिंग बनी। और जब मैंने लगाने शुरू करे थे तो टाइम का इशू मेरे को कभी नहीं हुआ। तो मॉक का मेरे को लगता है टाइम मैनेजमेंट मेन बेनिफिट रहता है अगर आपको मॉक लगाने। तो एस्पायरेंट अपना मॉक दे के देख लें और उनको लग रहा है टाइम मैनेज ठीक हो रहा है, ठीक है, मॉक देना बहुत ज़रूरी है। और इंग्लिश का सर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं रात को ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाता था पढ़ने में, बट ऐसा मैंने हमेशा ये किया है, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो थोड़ी ऐसी आदत डाली है कि मॉक टेस्ट उसी टाइम दें जिस टाइम आपका एग्ज़ाम है, और उससे पहले मैं थोड़ा सुबह को जल्दी उठने की आदत डालने लगता था कि अब एग्ज़ाम है तो उस दिन वरना प्रॉब्लम होती है, फिर वो स्लीप साइकिल ऐसी हो जाती है कि हम इतने एफिशिएंट नहीं हो पाते। तो अगर कोई रात को भी पढ़ रहा है तो वो नेगेटिव ना लें कि दिन में ही ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। सिलेक्शन लेने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है मेडिटेटिव अप्रोच। यानी कि आप अपने आप से बात करना चाहते हैं। जब दुनिया की सब सुनते हैं, मैंने एक पर्सन ए की सुन ली, पर्सन बी की सुन ली, मैं इस टीचर की सुन ली, उस टीचर की सुन ली, हर किसी से मोटिवेशन ले लिया, हर किसी की बात सुन ली। एक होता है मेडिटेटिव टाइम, वो आप जो आत्म मंथन होता है समय, तो या ये उसमें या तो आप और आपका जो भी भगवान है आप उससे कनेक्ट होते हैं, या फिर आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसा टाइम जिसमें सिर्फ आपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया हो बहुत गहराई से? सर सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, एक तो जैसे आपने बोला कि थोड़ा भगवान को हम उस तरफ जाते हैं, तो एक पॉजिटिव एनर्जी तो मिलती है, वो तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट मैं थोड़ा स्टैटिस्टिकल डाटा पे थोड़ा बिलीव करता था, मैंने और तो कहीं नहीं सुना, मेरा अपना ही तरीका था। मैं हमेशा एक मॉक की परफॉर्मेंस नहीं देखता था, 5-6 मॉक्स का एवरेज देखा, ये सबसे इम्पोर्टेंट। और जैसे इंग्लिश में मैंने 30 मॉक दिए, तो मेरा जो पहले 5 मॉक का एवरेज है, फिर अगले 5 मॉक का एवरेज, तो वो इम्प्रूव हो रहा है। और अगर आप मेहनत कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो इम्प्रूव होता रहेगा, वो एवरेज स्कोर इम्प्रूव होगा। कोई मॉक डिफिकल्ट, कोई इजी, वो बैलेंस आउट हो जाता है। बिल्कुल ठीक। तो ये इंट्रोस्पेक्शन में ये चीज़ आ जाती थी कि जब मैं उसको डाटा को देखता था तो एक पॉजिटिविटी मिलती थी कि हाँ मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, और जब तक ये इम्प्रूवमेंट चलती रहेगी तब तक मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ सिलेक्शन की तरफ। तो वो एक सेटिस्फेक्शन मिलता था कि हाँ मेरा एवरेज स्कोर बढ़ रहा है, क्योंकि कभी 170 आ गए किसी मॉक में, कभी 160, तो वो बैलेंस कर देता था वो चीज। एवरेज हमेशा आपका ग्रो करता रहेगा। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जिसे मेडिटेटिव टाइम मैंने आपको कहा, ये एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप किसी से भी बात करें, फैमिली से, फ्रेंड से, आप टीचर से भी बात करें, आप टीचर की क्लास भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो आत्म मंथन है, जब आप अपने आप से बात करते हैं कि यार मेरे पिछले 5 मॉक में मेरा वोकैबुलरी वाला सेक्शन ठीक जा रहा है, मेरा फिलिप्स वाला सेक्शन गलत जा रहा है, फिलिप्स वाले सेक्शन के लिए मुझे नोट्स के इन एरियाज को दोबारा से देखना चाहिए, तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा आपका टीचर होता है टाइम। तो जो भी स्टूडेंट इस बात को समझ रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, देखो मेरी नज़र में रैंक मैटर ही नहीं करता। जी सर। ठीक है यमक? और आप कहोगे सर ऐसा क्यों? मेरी नज़र में जो मैटर करता है वो मैटर करता है कि आपको कितनी अच्छी नॉलेज हो गई है। नौकरी पाना पर्पस नहीं होता। जी सर, ये स्ट्रगल से काफी कुछ सीखते हैं। ये स्ट्रगल आपको बहुत कुछ सिखाता है, पॉजिटिव बनाता है। ये स्ट्रगल आपको बहुत कुछ सिखाता है। आप जब तैयारी करते हैं, टॉलरेंस, आपको हर पल नेगेटिविटी झेलनी पड़ती है, आपको हर पल अपना, कहते हैं ना कि अपने खुद के एरर्स को एलिमिनेट करना है कि आपकी अप्रोच कहाँ गलत रह गई। किसी मॉक को आप लगा रहे हैं, आपने शुरुआत में मैथ्स लगा कर देखा, उसकी जगह फिर आपने जीएस लगा कर देखा, आपका मॉक में इंप्रूवमेंट हुआ। ये जो चीजें हैं ये आपको आगे लाइफ को जीने में भी इंप्रूव करती हैं। ठीक है, आप देर रात पढ़ रहे हैं तो ये भी आपकी एक हैबिट कल्टीवेशन है, ये भी आपकी एक आदत डेवलप करती है कि
आप ऑफिस का कभी भी कोई काम कर रहे हैं तो आप देर रात तक भी काम कर सकते हैं। जी आपके चारों ओर नेगेटिविटी का भी एक एनवायरनमेंट बनता है, उसको कैसे बर्स्ट आउट करना है, कैसे उसे पॉजिटिविटी में लेकर चलना है। अभी आप एक कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, लेटर ऑन विल बी मैरिड, फैमिली आपकी भी होगी, आपको यही जो वैल्यूज हैं वो ट्रांसमिट करनी है अपने बच्चों में, आपको अपने पार्टनर में भी ये वैल्यूज ट्रांसमिट करनी है। तो ये एटीट्यूड जो स्टूडेंट लाइफ में आप डेवलप करते हैं, जो पढ़ाई के वक्त आप डेवलप करते हैं, ये मेडिटेटिव टाइम में इसकी जो असेसमेंट होती है, आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो अब आपका हो गया है एग्जाम क्वालिफाई, ठीक है, अब बस सितारे लगने हैं। और सर एग्जामिनर में यूनिफॉर्म नहीं होती और ये Oh एक my मेजर रीजन था ही पोस्ट को ऑप्ट करने का। काफ़ी स्टूडेंट प्रेफर करते हैं यूनिफॉर्म, बट मेरा थोड़ा कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म जॉब मैं तो यूनिफॉर्म का इसलिए कह रहा था कि फिर वो सबको दिखाना नहीं सर, शो ऑफ का कोई ऐसा वो नहीं होता। सब समझ जाते हैं कि हाँ भाई जो है ये मेहनत करी है इसने, हो गया। मैं बीएड कर रहा था बच्चों, मैं आपको एक छोटे सा किस्सा बताना चाहूँगा। मैं जब बीएड कर रहा था तो मेरा एक फ्रेंड मेरे साथ ही पढ़ता था बीएड में, और उसकी जॉब डीएमआरसी में लगी, दिल्ली मेट्रो में उसकी जॉब लगी। तो बीएड करने का मतलब है कि आप टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, जो स्टेट लेवल पे लेक्चरशिप के लिए आपकी जो पोस्ट होती है उसके लिए आप जाएंगे। तो मेरा वो फ्रेंड, उसका जब उसमें टेक्निकल बेसिकली उसका स्टेशन कंट्रोलर की जॉब उसकी क्वालिफाई हुई तो वो जाना चाह रहा था उसमें, और हमारी बीएड चल रही थी। तो मैंने उसको रोका कि आपका ये डिसीजन गलत है, ये एक मिसफिट है कि जिस चीज़ के लिए आप मतलब बने नहीं हो, आप उस जॉब को अगर क्वालिफाई करके आप उसमें चले भी जाते हो तो ये आपके लिए मिसफिट है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बीएड कर रहे हैं, मेंटली और साइकोलॉजी के लिए आप एक टीचर बन रहे हैं, तो आपको ना टीचर वाले रास्ते पर ही जाना चाहिए। उन सज्जन का एक बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था, कहता नहीं देख हमारे गांव में ना मतलब मेरी जॉब लगते ही ना सबको जवाब मिल जाएगा। मैंने पूछा कैसा जवाब मिल जाएगा? कहते सबको ये जवाब मिल जाएगा कि अब मैं कुछ बन गया हूं। मैंने कहा तुम जॉब लगना अपने लिए चाहते हो या मतलब उन लोगों के जवाब के लिए? कहता नहीं यार हमारे गांव में ना ये ट्रेंड है, जिसकी जॉब लग जाती है ना उसका एक अलग रुतबा होता है। तो उस समय वो मैं बात समझ नहीं पाया, वक्त बीता, बीएड के बाद मेरी अपनी ज्वाइनिंग आई, मेरी अपनी जॉब लगी। अब वो सज्जन बीएड करने के बाद डीएमआरसी की जॉब करते, सुबह निकलते, 3 बार उनकी बाइक का एक्सीडेंट हुआ, सुबह 4 बजे निकलना होता था अपनी जॉब के लिए, तो कभी किसी से टकरा रहे, कभी कुछ, मतलब वो फ्रस्ट्रेशन का लेवल। एक दिन उन सज्जन का मेरे पास फोन आता है और उन्होंने कहा कि भाई तू बहुत बढ़िया है, तेरी बहुत बढ़िया पोस्ट है, टेंशन फ्री होके तू जाता है। मेरी पहली ज्वाइनिंग जॉब की थी 5 जनवरी 2010 की, तो तू बड़ी खुशी से अपनी नौकरी कर रहा है भाई, तेरा 6 घंटे की नौकरी, यहाँ सुबह 4 बजे धक्के खाने पड़ते हैं। मैंने उसको वो बात याद दिलाई, मैंने कहा कि मैंने आपको रोका था कि जिस जॉब के लिए आप बने नहीं हो, आप अगर उसमें जा रहे हो ना, तो ये आप उस जॉब के लिए और अपने लिए दोनों के लिए अनजस्ट कर रहे हो। और वो सज्जन बाद में इस चीज को माने। आज खैर वो अब टीचर हैं, तो आज साइंस की गवर्नमेंट टीचर हैं, नाम मैं उनका नहीं लूंगा, ठीक है। तो कई बार ये चीजें ना बहुत बाद में रियलाइज होती हैं। जैसे मैंने आपको यूनिफॉर्म इंटेंशनली कहा, तो आपने कहा एग्जामिनर में सर यूनिफॉर्म नहीं होती, और मैं शुरू से ही इस चीज को लेकर चल रहा था। इस बात से एक चीज और समझ में आती है कि जो बच्चे तैयारी करते हैं वो अपना विजन शुरुआत से अगर क्लियर रखे ना, तो ना तो फ्रस्ट्रेशन आएगी, ठीक है, और ना ही वो उस जॉब मिसफिट में रहेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, किसी भी ऑफिसर से बात करते हैं, कई बार ऐसा महसूस होता है यार ये पोस्ट के लायक बंदा नहीं है। मेरे टाइम में पहले डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने का एक ट्रेंड होता था, अब तो खैर नहीं रहा, या अभी भी है सर
अटेस्ट का वो एक वो ट्रेंड होता था कि जब आप कोई अप्लाई करते हैं किसी भी फॉर्म के लिए तो पहले हमारा डॉकेट बनता था, पूरा कागजों का, 10th 12th ग्रेजुएशन बीएड ये सब चीज़ों का एक डॉकेट होता था। तो उसमें एक गैजेटेड ऑफिसर स्टैंप लगाकर साइन करता वो अभी भी होता है सर। अभी भी होता है। देखो काफी समय बीत गया है इसलिए उस लाइन में अब हम नहीं है। तो उस समय हमारे पड़ोस में एक होते थे, बड़े अच्छे सीनियर ऑफिसर होते थे, उनके पास जाते थे ना, वो बड़ा नखरा दिखाते थे, रख जाओ कल लेके जाना। तो महसूस होता था, ऐसा लगता था जैसे हमने इनकी किडनी मांग ली। तो वो आप कभी जीवन में मत करना, ठीक है। और जैसा मैं देख रहा हूँ आपका एटीट्यूड बड़ा डाउन टू अर्थ लग रहा है, इस चीज को हमेशा मेंटेन करना। आपकी जॉब आपकी तपस्या का परिणाम है। अब इसी से एक अगला सवाल, आप इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? सर सिलेक्शन का क्रेडिट सर कई लोगों को जाता है, एक इंसान को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। टीचर ही जिन्होंने काफ़ी मतलब उस ट्रैक पे ले आया जहाँ मैं रैंडम इधर उधर जा रहा था, बट ऑनलाइन जब मैंने सिलेबस पूरा किया तो वो एक दायरा बन गया था तैयारी का। और पेरेंट्स का तो रहा ही है, बाकी और तो सर ऐसा कोई नहीं है। मैं ज़्यादा लक में विश्वास करते हैं, डेस्टिनी में विश्वास करते हैं? सर कुछ एग्जाम्पल ऐसे हुए हैं कि हाँ मुझे लगता है कि हाँ डेस्टिनी भी कुछ है, बट पहले आपके एफर्ट हैं, उसके बाद ही वो चीज़ें आती हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ करेक्ट करना चाहूँगा। एज अ टीचर या फिर अगर मैं कहूँ करियर विल, हाँ ये सच है कि एक मार्गदर्शन आपके लिए बना, एक पैरामीटर हमने फिक्स किया कि आपको इतना पढ़ना है और ये आपका क्राइटेरियन है जिसको आपको फॉलो करना है, इससे बाहर आपको नहीं सोचना है। क्योंकि एक अच्छी मतलब कोचिंग कहो या एक अच्छा टीचर अगर मैं कहूँ तो वो इस बात का हमेशा ध्यान रखता है बच्चे को कि ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, सिर्फ आपको इतना पढ़ना है और ये चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। ये सब रेफरेंस एरियाज हैं, आप चाहो तो इनको पढ़ भी सकते हो, चाहो तो इनको आप छोड़ भी सकते हो। व्हाट आई थिंक कि आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी या आपके सिलेक्शन का जो सारा क्रेडिट है वो आप ही को जाता है। टोटल आपके एफर्ट्स हैं। आपने अपनी बुक से क्या कंटेंट की रिवीजन लगाई, आपने अपनी क्लास नोट से कितना पढ़ा, आपने उनकी पीडीएफ कितनी अच्छे तरीके से सोल्व की, ये सारा क्रेडिट आपको जाता है, आपके पेरेंट्स को जाता है। आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या सेक्रीफाइस किया। मुझे याद आता है वो मूवी 3 इडियट्स का वो छोटा सा सीन जिसमें वो कैरेक्टर था, आपको याद है कि इस मतलब बेटे के कमरे में एसी लगवाया, हम खुद पंखे में सोते हैं। सर मेरे रूम में भी मेरे प्रिपरेशन के टाइम ही मम्मी पापा के रूम में लगना था, बट उन्होंने इसके रूम में ज्यादा गर्मी रहती है, भैया भी उसमें ही वर्क फ्रॉम होम वही कर रहे थे, तो मेरे साथ भी यमक ये सेक्रीफाइस जो होते हैं ना वो लाइफ में सबसे ज्यादा कॉस्टली होते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। टीचर सिर्फ मुझे लगता है मार्गदर्शन कर सकता है, और एज अ टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं, तो मेरा ये चीज बोलना दूर दूर तक नहीं बनता कि आप मेरे स्टूडेंट हैं इसलिए आपका सिलेक्शन हुआ है। नहीं, आपका नाम यमक है, आपके एफर्ट्स आपके लिए सिंसियर हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको वो एनवायरनमेंट दिया, आपने हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढी, आपके सिलेक्शन के सारे एफर्ट्स आपके हैं। और कहते हैं ना, एक बचपन में कहानी पढ़ी थी, उसका शीर्षक था मील का पत्थर। ठीक है, मैं तो सिर्फ एक मील का पत्थर हूँ, करियर विल एक मील का पत्थर है, ठीक है, जो आपको आपकी जर्नी कितनी और रह गई वो बता सकता है। और हम आप जैसे बहुत सारे बच्चों के साथ मिलकर एफर्ट्स लगाते हैं। अगर एक स्टूडेंट असफल भी होता है तो उसमें कहीं ना कहीं हम भी असफल होते हैं। हम भी स्टूडेंट को नहीं समझ पाते, स्टूडेंट हमें नहीं समझ पाते, लेकिन वो स्टूडेंट अगर दोबारा से प्रयास करता है हमारे साथ तो डेफिनेटली पिछली बात जो उसे नहीं समझ आई वो शायद इस बार दोबारा से जब कोशिश करता है वो समझ जाता है। तो एक और सवाल आपके लिए यमक, जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए उनके लिए क्या आप मोटिवेशनल स्टेटमेंट देना चाहेंगे? सर एग्ज़ाम तो ये इतना डिफ़िकल्ट है, लाखों बच्चे देते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई तो थोड़े से ही होते हैं, बट ये है कि आपको ये देखना है कि कितनी कमी रहेगी। अगर कोई एस्पायरेंट पिछले 3-4 साल से एग्ज़ाम दे रहा है और वो हर बार कट ऑफ से कुछ मार्क्स से रह जा रहा है, तो उसको ये देखना चाहिए कि मेरी कहाँ कमी रह रही है, मैं कहाँ एफर्ट की कमी है, या मेरी स्ट्रेटजी में कमी है, या और कोई रीज़न, और भी कई सारे रीज़न होते हैं।
हर किसी से कोई शेयर नहीं करना चाहता। तो उन चीज़ों को, हर चीज़ को धीरे धीरे न्यूट्रलाइज करके और अपना ये देखना चाहिए कि मेरे लिए बेटर क्या है, मेरे लिए इस टाइम बेस्ट क्या है। तो वो सब चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए अपनी तैयारी में, अपना फोकस रखना चाहिए। और ये प्रोसेस ग्रेजुअल है, किसी के इंग्लिश में 180 एकदम से नहीं आएंगे, वो स्टार्ट 130 से करेगा, प्रिपरेशन करता रहेगा 140, 150, 170। तो इस तरह से धीरे धीरे अपना ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट उसको देखना चाहिए। और वही एक इंट्रोस्पेक्शन वाली बात हुई थी, वो रेगुलर करना चाहिए Regular अगर आप करना चाहिए। अनसक्सेसफुल हो रहे हो तो। दिन का कोई भी एक टाइम, चाहे आप जैसे ही सुबह उठते हैं, किसी भी टाइम उठते हैं, चाहे 7 बजे उठो, चाहे 5 बजे उठो, अगर हम अदरवाइज ना सोचें, क्योंकि अगर हम धार्मिक तरह से सोचें या फिर अगर हम कॉस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग सोचें तो 4 बजे का टाइम अच्छा है। आप अदरवाइज सोचें तो जो आप टाइम उठें, इंट्रोस्पेक्शन का एक टाइम, जो एक सेल्फ मेडिटेशन का एक टाइम है, वो अपने लिए 5 मिनट भी निकालें जिसमें आप एनालिटिक्स अपने तैयार करें। कल मैं सिर्फ 3 घंटे पढ़ पाया, आज मेरी कोशिश है कि मैं 4 घंटे पढ़ूंगा। कल मैं सिर्फ 1 ही घंटा पढ़ पाया जिसमें पारिवारिक कुछ जिम्मेदारियां थी, पेरेंट्स ने कुछ काम मुझे दिए जो मुझे करने पड़े, मैं टाइम नहीं दे पाया, लेकिन आज मैं उस चीज़ को बैलेंस करूंगा। तो वो सेल्फ मेडिटेटिव जो है ना, वो आपका सबसे अच्छा टीचर होता है। सर एक चीज़ और, प्रिपरेशन में आप कभी भी रश मत करिए। एक तैयारी ज़्यादा पढ़ने में और रश करने में थोड़ा डिफरेंस होता है कि हम बस ये भागते रहते हैं सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बट वो सही तरीके से होना चाहिए। प्रॉपर रिवीजन रेगुलर होना चाहिए। आप ये नहीं है एक चीज़ आप अभी पढ़ रहे हैं और फिर उसको दोबारा 2 महीने बाद उसका नंबर आ रहा है, तो वो चीज़ रेगुलर रिवीजन भी जरूरी है। और वो सिस्टमेटिक भी होना जी। चाहिए। अगर तो- आप मैथ्स में परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो उससे जुड़े हुए कितने टॉपिक्स हैं, कितने वो टॉपिक्स बैक टू बैक जुड़े जाने चाहिए। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही जोड़ते हुए चलें। कॉम्प्रीहेंशन है तो कॉम्प्रीहेंशन में तीनों एरियाज को साथ कवर करें, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को साथ साथ करके चलें। तो अब बारी एक आखिरी सवाल की है, ठीक है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से एक गुजारिश करता हूँ और ये गुरु दक्षिणा के रूप में हमेशा मांगता हूँ। आपका सिलेक्शन हुआ है यमक, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे आपके आसपास रहते होंगे, तो जो स्टूडेंट्स हो सकता है अफोर्ड नहीं कर सकते। जी सर। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। कुछ बच्चे तो हो सकता है आपके इस इंटरव्यू को देखकर शायद मोटिवेटेड फील करेंगे, और शायद ही नहीं 100% मोटिवेशन मिलना भी चाहिए, क्योंकि विलियम शेक्सपियर की एक हैमलेट है, उसकी एक बहुत अच्छी लाइन है जिसमें टू बी और नॉट टू बी, जी सर। ठीक है। उसी का एक गाना भी आपने सुना होगा, रणबीर कपूर बाइक पे चल रहे हैं, तू है कि नहीं। इसी के बीच हमारी जिंदगी है, कोई चीज है या नहीं है, इसी के बीच हम सारे लड़ रहे हैं। आज आप स्टूडेंट हैं, आपकी जॉब नहीं है, एक दिन आप यमक की जगह बैठे होंगे, हो सकता है मैं, हो सकता है कोई और, हो सकता है कोई और आपका इंटरव्यू इसी तरह से ले रहा होगा। तो इस है और नहीं है कि इसके बीच का ये जो कंफ्यूजन है, इसमें उलझना नहीं है, इसमें आपको मेहनत करनी है। तो आपसे गुरु दक्षिणा की उम्मीद है, जो बच्चे जिनको जानकारी नहीं है अपने आसपास, अपने जो भी एरियाज में है, 5-6 स्टूडेंट्स को गाइड जरूर करना। शुरुआत का दौर बड़ा मुश्किल होता है, कहता हूं, मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा था कि पहला कदम सबसे ज्यादा मुश्किल होता है और उसके गलत होने की संभावना भी ज्यादा होती है। तो उन बच्चों को पहला कदम उठाने में आप जरूर मदद करना, उनको पढ़ने के लिए मोटिवेटेड जरूर करना। किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी भी टीचर से उनको पढ़ने के लिए जरूर मोटिवेटेड करना। जी सर। क्योंकि किसी भी घर में अगर कोई एक बच्चा भी गवर्नमेंट जॉब लगता है तो उस पूरी पीढ़ी का एक रास्ता खुल जाता है। वो अपने बहुत सारी चीजों को सुधार लेता है, सोच सुधरती है, सोच के साथ हमारा समाज भी सुधरता है, हमारे देश में तरक्की के भी रास्ते खुलते हैं। ये एक छोटी सी गुरु दक्षिणा जो हमेशा मैं अपने स्टूडेंट से मांगता हूँ। इसको बिल्कुल कम से कम 5-6 स्टूडेंट्स को इतना मोटिवेटेड जरूर करना। हो सकता है वो कुछ समय के लिए आपको भी इस चीज के लिए कहें कि अच्छा तू ज्यादा बड़ा हो गया, तो वहां कहते हैं ना, गुरु ग्रंथ साहिब जी भी कहते हैं कि जो विनम्रता रखता है ना, उसे कभी कोई गिरा नहीं सकता। जो पहले ही नीचे स्थान पे बैठा है ना, उससे ज्यादा नीचे और कोई गिरा नहीं सकता। नानक साहब कभी
ऊंचे स्थान पर नहीं बैठते थे। जब भी वो चिंतन करते थे या जब भी वो अपना लोगों को अच्छे शब्द बोलते थे तो वो नीचे ही बैठ के शब्द बोलते थे, कहते इससे नीचे कौन मुझे क्या गिराएगा। तो मेरे बच्चों, यमक की तरफ से अब कुछ आखिरी बातें यही बोलेगा, फिर मैं कहानी को रोकूंगा। यमक अपनी तरफ से आखिरी कोई बात कहना चाहें बच्चों को। मैं यही कहूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करिए, लगातार पढ़ते रहिए, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन में। और CGL एग्ज़ाम बहुत सारे लोग देते हैं, सिलेक्शन कम के ही होते हैं, बट अगर आप मेहनत करोगे तो आप ज़रूर सक्सेसफुल हो जाओगे। मेरा भी 2019 में सिलेक्शन नहीं हुआ था, कुछ रीजंस थे, मैं इतने एफर्ट नहीं लगा पाया था तब, बट अभी मैंने फिर वो चीज़ सब करेक्ट की 2020 वाले अटैम्प्ट में। तो वो सब चीज़ें आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए, सिलेक्शन आपका ज़रूर हो जाएगा। CGL में पढ़ने वालों का एक एवरेज बच्चा भी है, ये एग्ज़ाम उसके लिए भी है, तो आप सेलेक्ट ज़रूर हो जाओगे। ऑल द बेस्ट। तो यमक, हमारे करियर व्हील परिवार की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। थैंक यू। ठीक है, और दिस इज बेसिकली टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ रिगार्ड एंड इफ आई से टोकन ऑफ ब्लेसिंग्स। मैं चाहूँगा कि ये आप हमेशा अपने साथ रखें। थैंक यू। और मेरे बच्चे अपने जैसे और भी बच्चों को मोटिवेटेड ज़रूर रखें। बहुत सारे बच्चे हैं जो आप जैसे बच्चों की स्टोरी से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। आपके सक्सेसफुल होने का टोटल क्रेडिट आपके एफर्ट्स को है, और मैं थैंक्स कहूँगा आपके पेरेंट्स को जिन्होंने आपको इतना पॉजिटिव हर चीज़ में देखना सिखाया। मैं थैंक्स कहूँगा आपके बड़े भाई को जिसने आपको हर पल ये महसूस करा कि तुम अच्छा कर सकते हो। ठीक है, और जिन लोगों को मैं नहीं जानता यमक के परिवार से, यमक के दोस्त साथी जिनको मैं नहीं जानता, दोज पीपल अननोन टू मी, मैं उनका भी थैंक्स कहना चाहूँगा। हो सकता है किसी मोमेंट पर यमक की लाइफ में भी ऐसा कोई पल आया हो जहाँ पर यमक कोई गलत चीज़ सोचने के लिए तैयार हो गया हो, और किसी दोस्त ने, साथी ने, किसी फ्रेंड ने, किसी रिश्तेदार ने, किसी भी अननोन टू मी, उसको भी मैं थैंक्स कहूँगा कि हमें एक अच्छा ऑफिसर देना। हमारे इस ऑफिसर का आने वाले इस देश के भविष्य में बहुत अच्छा रोल रहे। इसी बातचीत के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं यमक। ठीक है, और आप जैसे बच्चे हमारा सिलेक्शन लेते रहेंगे। चाय मैंने पिला दी है, ठीक है, सिलेक्शन के बाद मैं हमेशा चाय पिला देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, गॉड ब्लेस यू।